नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्लाम खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एबीपी न्यूज से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और देखिए, जिस तरीके से अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, ये आप मानकर चलिए कि ये आतंकिस्तान के अंत का आरंभ हो चुका है। और मैं इतने दावे से ये क्यों कह रही हूं, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट की तस्वीर है और यहां सियालकोट में भी भारत ने आतंक का लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया है। ये पाकिस्तान की नीति रही है। पाकिस्तान जो है, दरअसल उसकी सेना में इतना दम है नहीं कि भारत के साथ सीधी जंग लड़ सके, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इन आतंकवादियों के जरिए, इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना अपनी ढाल बनाकर, इन आतंकवादियों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर कर भारत को नुकसान पहुंचाने की जो पाकिस्तान की नीति रही है ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, उसी को जिन जगहों से पाकिस्तान आगे बढ़ाता था, अब की बार भारत ने ठाना है उन तमाम जगहों को नेस्तो नाबूद करना है। और उसी के तहत सियालकोट की ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पाकिस्तान में ये आतंक का लॉन्च पैड जो भारत ने तबाह किया। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जल्दी से आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे। इस तस्वीर के बारे में नीरज और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। नीरज, सियालकोट की ये तस्वीर, सियालकोट में पाकिस्तान का लॉन्च पैड तबाह। बिल्कुल, ये लूनी लॉन्च पैड है सियालकोट में, जो हमारा अखनूर सेक्टर है रुमाना, उसके ठीक सामने ये टेरर लॉन्च पैड था, जहां से जो आतंकी थे वो भारत की सीमा में भेजे जा रहे थे। जो भारत की सीमा में सांबा में जो कल जो था टेररिस्ट ने जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, जो 7 टेररिस्ट मारे गए थे, उनके बारे में बीएसएफ को जानकारी मिली थी कि वो आतंकी इसी टेरर लॉन्च पैड से जो भारत की सीमा में दाखिल होने की या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए वो 7 आतंकी तो मारे गए ही थे रुमाना, जो वहां पर सांबा में घुसने की कोशिश कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। उसके साथ साथ जो जानकारी टेरर लॉन्च पैड की मिली थी सियालकोट के लूनी में, उसको भी बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। टेरर लॉन्च पैड्स को लगातार तबाह किया जा रहा है जब से हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है। पीओके है, सियालकोट है, मुरीद के है, बावलपुर है, इन सभी है। आज सुबह भी जानकारी मिली, भारतीय सेना ने पीओके में जो टेरर लॉन्च पैड्स है पाकिस्तान के और बंकर्स हैं, उनको भी तबाह किया है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के। कैप्टन बंसल, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा सवाल आपसे ये है सर, कि जो पाकिस्तान कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं। हम जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, आतंक को नेस्तो नाबूद करना, वो हमने 6 और 7 मई की रात में करके दिखाया दुनिया को, कि मुरिदके से लेकर बहावलपुर तक लश्कर और जैश के गढ़ हमने तबाह किए। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है सर। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से रोज रात का ये मामूल बना लिया गया है कि वो नापाक हरकतें अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और उसे भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ रही है, वो तो एक तरीके से ऐलान कर चुका है ना दुनिया के सामने कि वो तो भारत से जंग लड़ रहा है। लेकिन भारत का ये इतना रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, भारत का जो रिस्पॉन्स है वो संयमित है जी, और रिस्ट्रेंड है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसको समझिए कि पाकिस्तान लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं, तो जितना हम रिस्ट्रेंड रिएक्शन रखेंगे, उतना धीरे धीरे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और आर्थिक स्थिति और ज्यादा बदहाल होती चली जाएगी। और कुछ दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी बिखराव जो है उभर कर आने लगेगा। अभी खबर हमारे पास ऑलरेडी है कि बलूचिस्तान में बिखराव हो रहा है। आपने देखा कल पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने प्रधानमंत्री को गीदड़ कहा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की, कल ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे क्योंकि उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। कोर्ट कचहरियों में ये चीजें चल रही हैं। तो जितना ये लंबी ड्यूरेशन में चलती रहेगी कॉन्फ्लिक्ट लोअर लेवल पे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बिना खराब किए, जितना हम पाकिस्तान के साथ इसको टकराव को बढ़ाएंगे, उतना ही पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक होगा। इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी उनकी अर्थव्यवस्था पे कहर ढा रही है, क्योंकि करीब 19% जो उनकी जीडीपी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। करीब 40% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इंडस वाटर्स के साथ जो हम खेल खेल रहे हैं वो भी उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इस दौरान हम अपने जितने भी बांध बन रहे हैं, पन बिजली योजनाएं हैं, जितनी भी हमें पश्चिमी नदियों पे जो योजनाएं काफी समय से अटकी पड़ी थी,
उनको तेजी से पूरा करना है, चाहे वो तुलबुल बराज हो, नेविगेशनल हो, रेटल डैम हो, पकुल, तो जो भी हैं उनकी जागे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ डीसिल्टिंग का जो जरिया है वो भी इस टाइम पे हमें तो मतलब आप ये कह रहे हैं कैप्टन साहब कि ये एक रणनीति का हिस्सा है, मतलब हम पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा देंगे कि पाकिस्तान खुद ही हथियार डालकर घुटनों पर आएगा भारत के सामने, गिड़गिड़ाएगा भारत के सामने, ये एक रणनीति का हिस्सा। क्योंकि ये तो देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये तो हम ही खुद बता रहे थे दर्शकों को कि कैसे पाकिस्तान के पास इतना असला नहीं है, इतना एमिनिशन नहीं है, एक सस्टेन्ड लंबे समय तक पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अपनी ये जो तनाव है उसको बरकरार रख नहीं सकता है। सीधा युद्ध भी अगर हो जाता है तो भी पाकिस्तान मुश्किल से 100 घंटे भी भारत का सामना नहीं कर सकता। ऐसे में ये भारत की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं दुनिया को ये समझना चाहिए कैप्टन बंसल कि इससे जनहानि कम से कम हो, इंसानियत को कम से कम ठेस पहुंचे और मानवतापूर्ण एक ये स्ट्रैटेजी है जो भारत की तरफ से बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि युद्ध जो है उत्तेजना और दिलों से नहीं लड़ा जाता, दिमाग से लड़ा जाता है, और इसको समझना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जहां तक सवाल थल सेना का है, वायु सेना का है, हम उनसे उत्तम हैं, पर हमारी जो सुपीरियोरिटी है वो उतनी ओवरवेलमिंग नहीं है जितनी कि हमारे यहाँ कई लोग सोचते हैं। तो इसलिए एक शॉर्ट टर्म इंटेंसिव वॉर में दोनों ही साइड का नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक लो स्टेज जो है कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाएं, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो हमसे काफी ज्यादा कमजोर है, उनकी सैन्य सामग्री, जो लॉजिस्टिकल फैक्टर्स है, उनकी जो सामग्री है वो हमसे काफी कम है। तो जब ये अगर युद्ध चलता रहेगा, लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट अगर कई दिनों तक चलती रहेगी, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास युद्ध सामग्री का अभाव होने लगेगा, उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो ऑलरेडी कम है वो ऑलरेडी कम होने लगेंगे, फ्यूल, पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स खत्म होने लगेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक पास हो गया ऑर्डर कि बॉर्डर एरियाज में सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि अगर ये युद्ध बढ़ा और अगर नौसेना भी युद्ध में आ गई तो पाकिस्तान को जो तेल की पूर्ति होती है वो खत्म हो जाएगी, हो सकता है इनके तेल भंडारण भी उड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अब वो तेल को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं सर। वैसे ही हमारा आईएनएस विक्रांत जो है वो अरब सागर में मौजूद है और ऐसे में पाकिस्तान डर और धुकधुकी पाकिस्तान के दिल में। लेकिन ये सवाल और इसका जवाब इसलिए दर्शकों को जानना जरूरी था क्योंकि बहुत से देश के नागरिकों के मन में ये बात आ रही थी कि साहब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, फिर हम इतना संयमित जवाब उसको क्यों दे रहे हैं। तो देखिए यहां पर भी भारत जो है कैसे उसके लिए मानवता का धर्म जो है वो सर्वोपरि है और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यूं भी कहा जाता है ना कि चाणक्य नीति की सबसे बढ़िया जंग वो होती है जिसमें आप हथियार उठाएं बिना और यूं ही बिना हथियार उठाए ही आपको जीत मिल जाए। और इसीलिए भारत की तरफ से ये संयमित और ये प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान को की तरफ की जा रही है, हाँ हम हर पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब उसको जरूर दे रहे हैं और वो भी घर में घुसकर उसको सबक सिखा रहे हैं। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू का जो बंद तालाब इलाका है, यहां जम्मू के बंद तालाब इलाके में एक ड्रोन गिरा है। सीआरपीएफ के कैंप में इस ड्रोन का मलबा गिरा मिला है। सीआरपीएफ के कैंप में जम्मू के बंद तालाब इलाके में एक ड्रोन का मलबा, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये जम्मू का बंद तालाब इलाका और यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ कांच के टुकड़े टूटे हुए यहाँ पर जमीन पर नजर आ रहे हैं, कुछ नुकसान की खबर है यहाँ पर। हाँ देखिए रुमाना, जब इस तरह से ड्रोन स्ट्राइक होती है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जाती है, जब इनको आसमान में गिराया जाता है तो इन ड्रोन्स का जो मलबा है वो भी नीचे गिरता है और उनसे भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये जो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं इनको गिरने के बाद ही बनाया जाता है कि गिरने के बाद ही स्ट्राइक करें, लेकिन अगर आसमान में गिर जाते हैं तो इनके जो मलबे हैं, जो इनका डेब्रीज है वो भी नीचे गिरता है, क्योंकि आसमान से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। उसी का ये डेब्रीज है, क्योंकि हमने सारे जितने भी ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के सब आसमान में ही मार गिराए हैं। उनके जो इंजन हमने कल भी दिखाए थे, उनके पार्ट्स जो होते हैं उनका वो सब नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान होता है। ये उसी का ही नतीजा है।
बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू में। ये सीआरपीएफ कैंप की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो ड्रोन का मलबा गिरा है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं और उससे वहाँ खिड़कियों के कुछ शीशे कांच वो टूटा हुआ है, वो जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है कि बीती 2 रात से पाकिस्तान की तरफ से 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों की तादाद में एक साथ अचानक से वो ड्रोन उड़ाए जाते हैं और वो हिंदुस्तान पर नुकसान पहुंचाने की मंशा से इस तरीके की कायराना हरकतों को अंजाम देता है, लेकिन मुंह की पाकिस्तान को खानी पड़ रही है। कोई हानि पाकिस्तान भारत को नहीं पहुंचा पा रहा और ये हमारी सैन्य शक्ति है, ये हमारी सेना की मजबूती है कि पाकिस्तान कारगुजारियां करने में लगा हुआ है, लेकिन हाथ पाकिस्तान के कुछ नहीं लग रहा। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान कैप्टन बंसल बने हुए हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। लेकिन कैप्टन बंसल, आप जिस रणनीति का अब जिक्र कर रहे हैं, जिस पर भारत आगे बढ़ रहा है, जिसके जरिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप घुटनों पर आएगा, इस लायक ही पाकिस्तान नहीं बचेगा कि फिर पाकिस्तान कुछ भी कर सके। इस बीच जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। राजस्थान के पोखरण की ये तस्वीरें हैं और यहाँ राजस्थान के पोखरण में भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की जो मिसाइल है उसका मलबा गिरा हुआ है। ये आप मिसाइल का हिस्सा देख रहे हैं यहां पोखरण में, और पाकिस्तान की तरफ से यहां इधर राजस्थान की तरफ भी जो हमला करने की कोशिश की गई है उसको भी कैसे नेस्त नाबूद किया गया है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। एक बार फिर से जरा अपने सहयोगी नीरज का रुख करेंगे और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? ये भी क्या वही फतेह-1 मिसाइल और उसी का मलबा नजर आ रहा है यहाँ पर जो कल पाकिस्तान की तरफ से कारगुजारियां और कायराना हरकत की गई है, ये उसी की गवाही दे रही है? लगती है जो कि ज़मीन से ज़मीन पर यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी मिसाइल जो है वो किसी एयरक्राफ्ट में यानी फाइटर जेट में नहीं लगती है। तो ये जरूर फतेह-1 या फतेह-2 भी मिसाइल हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल लॉन्च की गई थी। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि कौन सी मिसाइलें, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हम लोग बता रहे थे कि सिरसा की एयर स्पेस में जो मार गिराई गई थी फतेह मिसाइल, उसी तरीके से राजस्थान के सेक्टर में भी ये मिसाइल है, फतेह मिसाइल है, उसको मार गिराया गया है। इसके बारे में भी बहुत जल्द पता चलेगा, लेकिन ये साफ जरूर है कि इन पूरे बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक की गई हैं भारत की तरफ, लेकिन भारत ने सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया है। और ये भी समझ में आ रहा है इससे, जिस तरीके के हथियार पाकिस्तान की तरफ से नीरज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कि पाकिस्तान एयर डोमिनेशन खो चुका है। इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की जुगत में है। नीरज, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि हम कोई, आपने देखा था कि कल उनके विदेश मंत्रालय का भी बयान आया था और जिसमें कह रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि हम अब, उनकी सेना कह रही है रात में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि वी आर एट वॉर विद इंडिया, कि हमारा युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चल रहा है तो फिर आपकी सरकार जो है, आपका विदेश मंत्रालय क्यों कहता है कि हमने कोई अटैक नहीं किया भारत के ऊपर? जो ये दोगलापन दिखाता है पाकिस्तान का, और ये चरित्र जो है पाकिस्तान का अब से नहीं है, जब से बंटवारा हुआ है तब से ही 1947 से इसी तरह का बंटवारे के समय से ही उसका दोगला चेहरा है। जब 1947-48 में उन्होंने अटैक किया जम्मू कश्मीर में तो कहा कि हमारी सेना ने अटैक नहीं किया, कभी लाइए आए थे उन्होंने अटैक किया है, बाद में पता चला है पाकिस्तानी सेना है। जब यूएन वहां पर पहुंचा तो इसी तरह से ये अब भी ऐसे ही है। उनकी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, उनकी सेना कह रही वी आर एट वॉर विद इंडिया, और उनकी जो मिसाइल्स आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ये पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख जो है असीम मुनीर है, वो ये सब करा रहा है ताकि वो पाकिस्तान में अपना होल्ड बना के रख सके। लेकिन अब बहुत दिनों तक ये नहीं चल पाएगा रोमाना, ये मानकर चलिए आप। बिल्कुल, वो कहते हैं ना नीरज, जैसे सांप होता है ना, दो मुंहा सांप, वैसे ये दो मुंहा पाकिस्तान है और इस दो मुंहा पाकिस्तान का इस बार भारत जो है वो मुकम्मल इलाज करके रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार धमाका हुआ, धमाके से दहला पाकिस्तान का लाहौर। जानकारी मिल रही है कि लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में यह धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान के लाहौर में धमाका, और लाहौर का सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया जहां ये धमाका हुआ है। और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए धमाके के बाद किस तरीके से यहां पर आग लगी होगी और उसी आग का ये काला घना धुआं उठता हुआ आसमान की तरफ, धुएं का गुबार है ये जो आसमान की तरफ बढ़ रहा है ऊपर। शिवांक मना जी, देखिए कल बीती रात से ही पाकिस्तान में लगातार धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले हम लोगों ने ये भी दिखाया था कि किस तरह से पाकिस्तान के 4 बड़े एयर बेसेस के ऊपर धमाके हुए थे, कई सारे शहरों के भीतर धमाके की आवाज़ आई थी।
और उसके बाद अब लाहौर में भी धमाके की खबर फिर से आई है कि किस तरह से सुबह हुई नहीं और लाहौर में फिर से धमाका हो गया। अभी तक कारणों का पता नहीं चला है, किसने धमाका करवाया ये नहीं पता चला है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि लाहौर के लोग जैसे ही सुबह उठे वैसे ही उनका स्वागत धमाके के साथ हुआ और इतने हाई इंटेंसिटी का ये पूरा धमाका था कि जो एक पूरा गुबार था उसका, वो पूरा गुबार आसमान में एक तरह से लगातार चलने लगा। तो उससे यही उम्मीद जताई जा रही कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था लाहौर में, जो कि आज सुबह सुबह हुआ। लेकिन देखिए जिस तरह से पाकिस्तान से हम लोग मतलब कहते कल से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान से, चाहे सियालकोट हो, चाहे पाकिस्तान के अन्य शहर हो, कराची हो, हर जगह पर कल रात से ही लगातार धमाकों की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि अभी इसके पीछे कौन है ये निश्चित नहीं हो पाया है कि आखिर ये क्या रिटेलिटरी स्ट्राइक है या फिर किस तरह का ये है। और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए 10:30 बजे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसको लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये धमाके की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस जिनके नजदीक धमाके हुए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर की है और पाकिस्तान के लाहौर में ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर धमाका हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा 8 मई की तारीख थी और पाकिस्तान का लाहौर ही था और लाहौर में वो वॉल्टन एयरफील्ड था जहां पर धमाके की खबर इसी वक्त के करीब मैंने आपको दी थी अभी 8 मई को। और उसके बाद तब भी ये पता नहीं था कि आखिरकार ये धमाके की वजह क्या है। लेकिन शाम होते होते जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके बाद ये जानकारी साझा की गई थी कि पाकिस्तान की कारगुजारियों पर ब्रेक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और कदम ये उठाया गया था कि वहां जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का उसको ध्वस्त कर दिया गया था। वो हार्पी ड्रोन जिसका इस्तेमाल कर लाहौर वॉल्टन एयरफील्ड और वहां पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया गया था। इस बीच ये तस्वीरें लाहौर के ही सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की आप देख रहे हैं। और देखिए यहां पर इसको लेकर भी जरा सा बात हमें जरूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जा रही है। वो बिल्कुल हमास स्टाइल ऑफ अटैक जो है वो पाकिस्तान ने अपनाया है। और हमास स्टाइल ऑफ अटैक क्या होता है? एक तो बड़ी संख्या में अचानक से धावा बोलने की कोशिश जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से की जाती है कि एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन दाग देता है वो भारत की तरफ, हालांकि हर बार उसको नाकाम होना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह कि हमला कहां से करता है? वो रिहायशी इलाकों से करता है, मतलब आम नागरिकों को ढाल बनाकर ये हमले किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें जो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये जो धमाके हो रहे हैं, अब ये धमाके क्यों हो रहे हैं इसकी वजह तो कुछ देर बाद साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो धमाके हो रहे हैं ये धमाके भी रिहायशी इलाकों में नहीं हो रहे हैं। ये धमाके जो हुए हैं ये भी आप जान लीजिए कि ये पाकिस्तान की जो एयर बेस है या तो उसके नजदीक हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल एरिया है लाहौर में, ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है, यहां पर ये धमाके की खबर सामने आई है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से जो हमास स्टाइल ऑफ अटैक करने की कोशिश की जा रही है वो, और ये जो धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये जिन जगहों पर हो रहे हैं, इसमें भी एक तरीके से पैटर्न है और एक संदेश छिपा हुआ है। नीरज, बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान में जो अटैक्स हुए हैं इसके बारे में ही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इन्हीं एयरबेस जो है पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमले किए हैं, चाहे वो मिसाइल अटैक हो, चाहे ड्रोन अटैक्स हो, वो सब इन्हीं जगह से किए जा रहे हैं। इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की गई है, जिसके बारे में जल्द ही यानी कि अब से कुछ ही मिनटों में भारत का जो आर्म फोर्सेस हैं और विदेश मंत्रालय है वो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विशाल मौजूद हैं और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से भारत ने जो है ये बदला लिया है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ड्रोन अटैक्स कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपने ही नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा है। पाकिस्तान की सेना जो है खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को ढाल बना रही है। इस पर भी मुझे लगता है इस पर भी हमें आगे बात करनी होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। पाकिस्तान का हर हमला जो है वो भारतीय सेना नाकाम कर रही है, आप जानते हैं, मैं लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। अब राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की जो मिसाइल है वो हमने मार गिराई, उसकी तस्वीरें भी आप जरा देख लीजिए। पाकिस्तान की मिसाइल भारतीय सेना ने मार गिराई है और यहां जैसलमेर जहां पाकिस्तान की मिसाइल भारत ने मार गिराई, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं, जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से। मोहम्मद मोइन, यहां पर सेना की जो टुकड़ी है वो पहुंच गई है, मिसाइल का मलबा उठा लिया गया है, क्या क्या अपडेट है इस वक्त मौके से, मोहम्मद मोइन?
देखिए, आपको बता दें कि जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ ड्रोन अटैक किए गए बल्कि मिसाइल से भी अटैक किया गया। इस वक्त हम जैसलमेर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ढाणा गांव में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मिसाइल का एक टुकड़ा जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था वो यहां पर पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और जो जगह है उसको इस तरीके से यहां पर बैरिकेड कर दिया गया है। थोड़ी देर में यहां पर सेना की टीम पहुंचेगी, सेना की टीम चेक करेगी कि इसे डिफ्यूज करना है या क्या कुछ करना है, उसके बाद जांच के लिए अपने साथ ले जाएगी। तो मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा यहां गिरा हुआ है और आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे कि दाहिनी तरफ जो है हमारे ये गांव है और गांव में जो घर है, घर में इस कई घरों में इसके छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए हैं। उसके बाद से लोग दहशत में हैं, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है उसके वजह से लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आखिरकार जो कुछ भी होगा भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से सक्षम है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त पूरन सिंह जी हैं जो कि यहाँ के एक्स चेयरमैन हैं और ये जिस जगह मिसाइल का बड़ा टुकड़ा गिरा हुआ है वो इस जगह के मालिक भी हैं। ये बताइए कि रात को किस वक्त ये टुकड़ा गिरा है, किस तरीके से धमाका हुआ था, क्या कुछ हुआ था और कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद? मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे ये धमाका हुआ था। जब मैं जग ही रहा था, बाहर ही खड़ा था मैं घर से बाहर, जब ये 2 धमाके पहले हुए और एक 5 मिनट बाद में हुआ था। तो मैंने तुरंत मेरे फार्म पे फ़ोन किया कि भाई ये धमाके हुए, क्या सीन है देखो। जब मेरे काश्तकार ने यहाँ आकर देखा तो ये लाइव आपके सामने पड़ा। एक तो ये है, एक पास में 500 मीटर ढाणी है वहाँ पे हुआ। ये यहाँ से यहाँ सबसे पहले यहाँ गिरा, यहाँ खड्डा होकर के वहाँ से मतलब जहाँ पर रिहायशी बस्ती वहाँ पर दूसरा टुकड़ा गिरा। दूसरा तो उसके घर के अंदर ही गिरा, एकदम उसके जो खाट लगी थी खटिया के पास में गिरा। वहाँ छोटी मोटी आग भी लगी है, कुछ फोर्सेस वहाँ खड़ी है अभी भी। और यहाँ पे अभी आर्मी वाले आकर के जब चेक करके गए तो ये लाइव है अभी, इसलिए जनता को थोड़ा दूर रहने के लिए बोला गया है। लेकिन हमें भारतीय सेना पे 101% विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है। इनकी जो नापाक हरकतें हैं पाकिस्तान की, इनका मुंह तोड़ जवाब दे भी रहे हैं। और परसों रात को तो बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, वो भी हमने लाइव देखा है। हमारी लाइफ में पहली बार ये लाइव ऐसा देखा है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसलमेर के अलग अलग हिस्सों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन लगातार अटैक किए गए, लेकिन हर हमला भारतीय सेना ने नाकाम किया है। और इसी तरीके से चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, उसको इसी तरीके से हवा में ही मार गिराया है। और यही वजह है कि सेना ने जो कार्रवाई की है उसके बाद से लोग अलर्ट मोड में जरूर हैं, लेकिन इस बात के लिए आश्वस्त है कि किसी भी तरह हमला होने की सूरत में भारतीय सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी और उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी। बहरहाल आप इस जगह को देख सकते हैं जहां पर यह मिसाइल का टुकड़ा गिरा हुआ है। इस जगह को बैरिकेड किया गया है। सेना की टीम एक बार आके चेक कर चुकी है, कुछ देर के बाद दूसरी टीम आएगी और इस स्क्वाड के साथ आएगी यहां पर और इसको डिफ्यूज करने का काम करेगी। इस बीच यहां पर जो आसपास का इलाका है उसे खाली करा दिया गया है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को जैसलमेर शहर के साथ साथ इस जगह और पोखरण कई जगहों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई, लेकिन हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, हर हमले को नाकाम किया गया। यही वजह है कि तमाम मलबा, तमाम स्क्रैप गिरने के बावजूद लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि भारतीय सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस बात के लिए आश्वस्त है कि जो भी हमला होगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लोगों का जोश हाई है, लोगों को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। आपने सुना ना, ये जैसलमेर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जो मौजूद थे और वहां पर वो स्थानीय इन्हीं के खेत का इलाका है जहां पर ये टुकड़ा गिरा हुआ है और वो बता रहे हैं कि अभी जो हिस्सा है उसको लेकर सेना की तरफ से कहा गया है कि ये लाइव हिस्सा है, इसीलिए इससे फासला बनाकर रखिए। अभी कुछ देर में वहां पर सेना की टीम पहुंचेगी, उसको डिफ्यूज भी किया जाएगा और उस मलबे को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देश की जनता को अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा और देश की जनता मजबूती से सेना और सरकार के साथ, क्योंकि इस बार हम सब ने ठाना है पाकिस्तान को जोरदार तरीके से सबक सिखाना है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। चेक इन और सामान ले जाने के नियमों का पालन करें यात्री, ये एडवाइजरी में कहा गया है। एयरपोर्ट पर तय समय से पहले पहुंचें, सुरक्षा कर्मियों के साथ जांच में सहयोग करें और घर से निकलने से पहले ही अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें। तो ये वो एडवाइजरी है जो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी की गई है। देखिए, इससे पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि तय समय से पहले ही एयरपोर्ट आप पहुंचिए और कुछ एयरलाइंस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, उन्होंने भी अपना जो चेक इन का समय है उसको और बढ़ा दिया है।
3 घंटे पहले आपको अपनी फ्लाइट के समय से एयरपोर्ट पहुंचना होगा। बहुत सी फ्लाइट्स की तरफ से यह भी कहा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पाकिस्तान में एक और एयरबेस है, सरगोदा एयरबेस, जहां इस वक्त तेज धमाके की खबर आ रही है। और ये जो पाकिस्तान के एयरबेस पर धमाका हो रहा है, ये अभी दिन में हुआ है, ये सुबह की खबर है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से दिन निकला हुआ है। और ऐसे में पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस जहां पर यह धमाका हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पे धमाका। पाकिस्तान का सरगोदा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही आता है। इससे पहले देखिए, चाहे रावलपिंडी हो, शोरकुट हो, चकवाल हो या फिर रहीम यार खान एयरबेस हो, वहां पर ये धमाकों की खबरें आई थी। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हवा में, देखिए किस तरीके से ये धुआं का गुबार सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान का सरगोदा है और पाकिस्तान के सरगोदा का ये एयरबेस है जहां पर ये धमाका हुआ है। एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस और पाकिस्तान के एयरबेस पर ये धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान के एयरबेस पर धमाके हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंच रहा है, मतलब पाकिस्तान की जो हवाई क्षमता है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सेना की मंद पड़ रही है। पाकिस्तान की सेना की हवाई क्षमता मंद पड़ रही है, मतलब पाकिस्तान की सेना कमजोर हो रही है, मतलब पाकिस्तान की सेना कमजोर हो रही है। भारत की सेना और ताकतवर और बलवान होते हुए, ये देखिए आप धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ, पाकिस्तान का सरगोदा और पाकिस्तान के सरगोदा एयरपोर्ट पर यह धमाके की खबर सामने आई है। और धमाके के बाद वहां पर यह धुएं का गुबार, और जरा इस तस्वीर को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत दूर से, काफी फासले से ली गई तस्वीर है। और ऐसे में वो धमाका कितना बड़ा रहा होगा, जिसके बाद ये धुएं का गुबार ऊपर आसमान में बढ़ते बढ़ते, और जहां दूर से ये तस्वीर ली गई है तब तक भी अगर इस तरीके का धुएं का गुबार ऊपर आसमान में नजर आ रहा है तो मतलब नीचे धमाका बड़ा हुआ है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये सरगोदा एयरबेस है। सरगोदा में बहुत बड़ा एयरबेस है पाकिस्तानी वायुसेना का। साथ ही यहाँ पर पाकिस्तानी वायुसेना का यहाँ पर ट्रेनिंग कॉलेज भी है या स्कूल भी है, ट्रेनिंग नहीं स्कूल है, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों को। तो यहाँ पर अब हमने बताया था, जो आपने बताया, 4 एयरबेस तो थे ही पहले, अब ये 5वां भी सरगोदा भी ऐड हो गया है, सरगोदा एयरबेस। जरा सा आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तीसरी तस्वीर जरा दर्शकों को बता दें। एक तरफ तो ये पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस जहां पर धमाका हुआ है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, वहीं ये एक और जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये जो तस्वीर है आप देखिए, यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहीं पर होगी और 10:30 बजे का समय है। और ऐसे में महज 3 से 4 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है। और रोज की तरह आप देखेंगे यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद होंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद होंगी और विदेश सचिव हमारे विक्रम मिस्त्री मौजूद होंगे। और उनकी तरफ से क्या जानकारी अब देश के साथ साझा की जाएगी, इसको लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जी नीरज, एक बार फिर से लौटते हैं उस खबर पर जो अभी अभी आई है दिन की रोशनी में। ये पाकिस्तान का सरगोदा और सरगोदा का एयरबेस जहां पर धमाका हुआ है और उसी की ये तस्वीरें, आसमान में धुएं का गुबार। नीरज, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, सरगोदा एयरबेस है, पाकिस्तान के अहम महत्वपूर्ण एयरबेस में से है सरगोदा, जहां पर फाइटर स्क्वाड्रंस पाकिस्तान की तैनात रहती हैं। साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स का स्कूल भी है, स्कूल यानी जहां पर पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी अपनी शिक्षा लेते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, PAF स्कूल है यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के ही अधिकारी उड़ा रहे हैं। ऐसे में भारत ने इस सरगोदा एयरबेस पर भी ऐसा लगता है कि अटैक किया है, जो हम लोग लगातार 4 एयरबेस बता रहे थे, जो रावलपिंडी में है और साथ ही चकलाला में है। तो ऐसे ही ये 5वां एयरबेस हो गया है रोमाना, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, एक्सप्लोजन हुए हैं, जो कि भारत की जवाबी कार्रवाई हो सकती है। कुछ ही मिनटों में अब शुरू होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, भारत तो कर ही रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की है बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल। और इस बीच डेवलपमेंट क्या हुआ है, बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है, ये जरा जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही कि पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं
और पाकिस्तान में धमाके कहां हो रहे हैं? पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं वहां धमाके हो रहे हैं। और देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पाकिस्तान के एयरबेस हैं जहां पर धमाके हुए हैं। और यह सिलसिला रात से ही शुरू हो गया था और अब दिन निकलने के बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान के एयरबेस पर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान में कहां कहां कौन कौन सी एयरबेस पर धमाका हुआ है, ये जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रख देती हूं। देखिए, रावलपिंडी, वही जो पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, वहां पर नूर खान एयरबेस है, वहां पर धमाका हुआ है। इसके अलावा शोरकोट में रफीकी एयरबेस पर धमाका हुआ है। इसके अलावा चकवाल के अंदर मुरीद एयरबेस है, वहां पर धमाका हुआ है। इसके अलावा रहीम यार खान एयरबेस, वहां धमाका हुआ है। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब का सरगोधा और सरगोधा एयरबेस पर भी ये धमाका हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए हैं एनएसए अजीत डोभाल। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात जो इस वक्त हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए अजीत डोभाल जानकारी दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये इस वक्त की हाई प्रोफाइल मुलाकात है। प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं। तो एक तरफ देश के एनएसए अजीत डोभाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं और उन्हें पूरी की पूरी स्थिति से अवगत करा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बीती रात जो कायराना हरकतें अंजाम देने की कोशिश की गई, उसका भारतीय सेना ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वो पूरी जानकारी है जिसकी डिटेल रिपोर्ट लेकर यकीनन एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी जानकारियां दी जा रही होंगी। साथ ही साथ यहां से अब सेना की जो रणनीति है, किस तरीके से सेना की तरफ से आगे प्लानिंग की गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी भी दी जा रही होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन भी लिया जा रहा होगा। आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी सेनाओं को खुली छूट दी गई है। 22 अप्रैल जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 अप्रैल की वो तारीख थी जब देश को यह आश्वासन दे दिया गया था कि सेना जो है वो मुंहतोड़ तरीके से जवाब देगी। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को, आतंकवाद के आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जो कल्पना से भी परे होगी। सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी और इसके लिए टाइम, टारगेट, तरीका सेना तय करे। ये फ्री हैंड, ये खुली छूट भारतीय सेना को भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से दी गई थी। और इसके बाद भी देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं, हर एक्शन का आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, पलटवार कीजिए। आप देखिए आपको किस तरीके का रिएक्शन देना है, किस तरीके का जवाब देना है। ये भी मोदी सरकार की तरफ से सेनाओं को खुली छूट दी गई है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान की तरफ से भारत, पंजाब, पठानकोट एयरबेस, यहां पर हमले की कोशिश की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमारे पठानकोट एयरबेस पर हमले की नाकाम साजिश की। भारतीय सेना ने इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की कोशिश थी पठानकोट एयरबेस पर हमले की और भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जारी है और इसी के चलते पाकिस्तान की ये बौखलाहट जो न सिर्फ जारी है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में इसी का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और अब ये बड़ी खबर है, नई खबर है, जानकारी ये सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो पठानकोट एयरबेस है, उस पठानकोट एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई है। ये कायराना कोशिश जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और यहां पठानकोट एयरबेस पर भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान का हमला, पाकिस्तान का वार यहां पठानकोट एयरबेस पर भी खाली गया है। पाकिस्तान भारत का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, पंजाब में पठानकोट और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयरबेस पर कायराना कोशिश, जिसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया गया। बिल्कुल, जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं उन्होंने ये वीडियो भेजा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पठानकोट एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश की गई ड्रोन के जरिए। रुमाना, ये जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, चाहे कल किए जा रहे थे, आज किए जा रहे हैं, सब ये एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे हमने देखा था वो जम्मू क्षेत्र में किया गया हो, सतवाड़ी एयरपोर्ट पर किया गया हो, या सैन्य प्रतिष्ठान हो नगरोटा का हो, या श्रीनगर, अवंतीपुरा, जैसलमेर, इन सब की जगह पर। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि पठानकोट
पठानकोट एयरबेस पर भी ये अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसको भी नाकाम कर दिया है भारतीय वायुसेना ने और भारत की थल सेना ने। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और जरा सचिन से ही जानते हैं, ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या डिटेल्स मिल रही है। सचिन बताइए जरा विस्तार से। जी बिल्कुल, अभी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की है, ड्रोन मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की है, पर वहां तमाम जितने भी ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान के उनको न्यूट्रलाइज जो है कर दिया गया है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। वहां के जो लोग हैं जो एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक रहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और ये जितना भी ड्रोन अटैक है एयरफोर्स स्टेशन पे उसको न्यूट्रलाइज जो है कर दिया गया है एयरफोर्स जो हमारी है, जो और एयर डिफेंस सिस्टम है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। पर ये बड़ी बात है कि अब दिन में जो है इस तरीके की कोशिशें जो है पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं। पहले रात के वक्त जो है ये कोशिशें पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी, एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट खास तौर से जो है वहाँ टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, पर आज जो है दिन में ये कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई है और मल्टीपल ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान के आए हैं वहाँ, जिनको न्यूट्रलाइज जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है किया है। तो सचिन, आप ये बता रहे हैं कि जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से अभी रात के अंधेरे में की जा रही थी, आज ये पंजाब का पठानकोट वाला इलाका, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से यही कायराना हरकतें, यही नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए दिन की रोशनी में भी कोशिशें की जा रही हैं। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिशें जो पाकिस्तान अब तक सिर्फ रात के अंधेरे में कर रहा था, एयरफोर्स स्टेशन पे हमने पिछली 2 रातों से देखा है लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर आज जो है आज दिन में सुबह जो है ये अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई है, और उतनी ही मुस्तैदी से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने जो है इस ड्रोन अटैक को सारे के सारे ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज किया है। कुछ जानकारी मिल रही है ये ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए गए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या इनमें विस्फोटक लगे हुए थे, या फिर जिस तरीके की खबर एक कल आई थी कि इससे पहले पाकिस्तान जो ड्रोन्स उड़ाकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था उसमें छर्रों का उसने इस्तेमाल किया। सचिन जी देखिए, इसमें दोनों तरह के ड्रोन्स हैं और आज जो ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से वो विस्फोटक वाले ड्रोन्स हैं, जो हम दूसरे ड्रोन्स की बात कर रहे हैं वो नहीं है। और इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं पूरे पंजाब से जो हैं आ रही हैं, आज सुबह से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है कोशिशें जो हैं पंजाब में की जा रही हैं। रात के वक्त पहले की जाती थी, पर आज जो है पूरे पंजाब में जो है दिन के वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है जब दिन निकल चुका होता है तब ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। और ये जो कोशिश जो है पठानकोट पे की गई है इसमें भी बिल्कुल ये विस्फोटक वाले ड्रोन जो थे। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जरा जल्दी से नीरज का रुख करना पड़ेगा। नीरज, ये जो तब्दीली एक देखने के लिए मिली है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में घात लगाकर वो भारत को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की कोशिश, और अब आज तो हम देख रहे हैं कैसे दिन की रोशनी में भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर अभी कुछ देर पहले जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब वहां की सेना जो है वो खुलकर सामने आ जाती है और वो रात में आकर ऐलान करती है कि वी आर एट वॉर, तो क्या ये उसी के बाद के कदम आप देख रहे हैं? रोमाना, वो तो ठीक है, वी आर एट वॉर है पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, लेकिन आप देखेंगे जब गुरुवार को जब पहला अटैक हुआ था उस वक्त भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्वार्म ड्रोन्स आए थे उनमें से एक ड्रोन जो था कॉम्बैट ड्रोन था, जो कि भटिंडा एयरबेस के ऊपर जिसने अटैक करने की कोशिश की थी। तो ये पाकिस्तान की चाल है, सोची समझी चाल है कि भारत को लगे कि ये अनआर्म्ड ड्रोन्स हैं तो इनको काउंटर ड्रोन से अटैक इनको मार गिराया जाए, लेकिन उसी बीच में अगर कोई कॉम्बैट ड्रोन आ जाएगा जिसमें मिसाइल लगी होती है या एक्सप्लोजिव उसमें अगर लगा होगा तो उसको जो नॉन काइनेटिक वे से उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कोशिश जो है पाकिस्तान की हो सकती है। कैप्टन बंसल हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन बंसल हमारे साथ मौजूद है। जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन कैप्टन बंसल का भी लेते हैं। कैप्टन बंसल, मतलब जो लड़ाई लड़ा है पाकिस्तान उसके जरिए भी कहीं ना कहीं पता है उसको सीधी लड़ाई तो वो जीत नहीं सकता है, तो यहाँ लड़ाई में भी वो सिर्फ और सिर्फ दावपेच, पैतरे और किसी तरीके से चकमा देकर कोई नुकसान भारत को पहुंचाते, यही नजर आ रहा है सर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लड़ाई हर व्यक्ति जीतने के लिए करता है और पाकिस्तान एक कमजोर शक्ति है और वो अभी हमास की जो टैक्टिक्स जैसे आपने कहा वही कोशिश कर रहा है। तो वो एक सैकड़ों जो है अनआर्म्ड ड्रोन्स के बीच में कुछ आर्म ड्रोन्स भेजने की कोशिश करता है जिससे कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जो है ओवरवेल्म हो जाए, क्योंकि अगर इन आर्म ड्रोन्स को इंगेज करने के लिए हम मिसाइल्स का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए एक कॉस्टली प्रपोजिशन है, क्योंकि उनकी कीमत जो है उन ड्रोन की कीमत से काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बीच में ही वो आर्म ड्रोन्स भेजता है।
लेकिन जो आपने अभी पहले एक खबर बताई कि सरगोधा में हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सरगोधा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इस इलाके में। इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा सरगोधा का है, उसका एमओबी सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। और अगर वहां हमला हुआ है और वो भी इतना बड़ा हमला हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की। और ये पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है लड़ने की, उसको काफी हद तक डिग्रेड करेगा। और बिल्कुल सर, ये अपने आप में खबर बड़ी है। इसी को लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, उस समय आप हमारे साथ नहीं थे, कि 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, अब तो 5 पर ये संख्या पहुंच गई है। और जिस तरीके से ये 5 एयरबेस और यहां पर पाकिस्तान में धमाके होते हैं, पाकिस्तान को नुकसान, और पाकिस्तान को नुकसान के साथ सर जो उसकी एयर डोमिनेशन है वो और पहले ही है ही नहीं एयर डोमिनेशन, लेकिन जो भी कुछ क्षमता जिसका वो इस्तेमाल करना चाह रहा था उसे और झटका सर, वो और कमजोर होगी। और एक तरीके से पाकिस्तान की सेना के हाथ यहां पर पूरी तरीके से कटते हुए नजर आ रहे हैं सर, क्योंकि एक के बाद एक उनके एयरबेस जो है वहां पर धमाके हो रहे हैं, मतलब उन एयरबेस को नुकसान पहुंच रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम उनकी जो वायुसेना है, उनकी जो क्षमता है युद्ध लड़ने की, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करते चले जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी क्षमता जो है कम होती चली जा रही है। क्षमता कम हो रही है पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की, पैतरेबाजी लेकिन पाकिस्तान की कम नहीं हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है सर, कितने समय तक पाकिस्तान अपनी जिस गंदी नीति के साथ आगे बढ़कर भारत की घेराबंदी करने की फिराक में है, वो कंटिन्यू कर पाएगा सर? ये स्थिति कब तक बनेगी और कब पाकिस्तान घुटनों पर आएगा? आपका असेसमेंट क्या है सर? मुझे लगता है अगले हफ्ते तक आप देखने लगेंगे कि पाकिस्तान की जो क्षमता है युद्ध लड़ने की, वो खत्म होने लगेगी। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 1 आध दिन के अंदर होने वाला है। मुझे लगता है अगले हफ्ते आपको दिखने लगेगा कि पाकिस्तान की क्षमता जो है धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। हो सकता है मंगलवार बुधवार तक आप देखें कि उसकी क्षमता में काफी कमी है। लेकिन सर दुनिया भर में कुछ विश्लेषक हैं और वो कहते हैं कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो फिर हवाला दिया जाता है रूस और यूक्रेन का, और कहा जाता है कि वहां पर देखिए वहां पर क्या हुआ है, ये तो अभी तक चल ही रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन और भारत और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, प्लीज इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यूक्रेन के समर्थन करने वाले यूरोपीय राष्ट्र उसके साथ खड़े थे। यूक्रेन जो है फूड प्रोडक्शन में डिपेंडेंट नहीं है, यूक्रेन की फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं थी, यूक्रेन जो है खनिज संपदा से बहुत परिपूर्ण है, और यूक्रेन के पास एक बड़ा भारी समुद्री तट है जिसमें अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ उसकी सीमाएं जुड़ती हैं, और उसका जो खाद्यान्नों का जो निर्यात था उसके ऊपर विश्व में काफी राष्ट्र निर्भर थे। पाकिस्तान के साथ ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो है अपने बलबूते पर अपनी जनसंख्या को खिला भी नहीं सकता, उसको कई बार गेहूं भी आयात करना पड़ता है। उसके जो प्रमुख निर्यात हैं, जो टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, उसके लिए उसको कपास का आयात करना पड़ता है, और दवाइयां, हर चीज, हर महत्वपूर्ण चीज वो आयात करता है। परसों उनके मंत्री ने कहा कि भाई आप भारत के ऊपर निर्भर मत रहिए दवाइयों के लिए, क्योंकि अब ये स्थिति ऐसी आ गई है। तो इस तरीके के हालात हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफी कम है। दूसरी तरफ क्या है कि पाकिस्तान को उस तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा कहीं से, जैसा कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का मिल रहा था। उसको उन्नत युद्ध प्रणाली मिल रही थी, अन्य चीजें मिल रही थी। साथ ही साथ रूस के साथ एक कमी थी कि उसके यहाँ एक डेमोग्राफिक जो था क्रंच थी, तो सेना जो लड़ने वाली है उसकी काफी कमी थी, सैनिकों की, और इसके लिए उसको मर्सनरीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था, और ये सब हो रहा था। तो रूस और यूक्रेन जो है अलग युद्ध है, उसकी तुलना भारत और पाकिस्तान के युद्ध से बिल्कुल नहीं की जा सकती। यूक्रेन के अंदर इस तरीके के इंटरनल डिसेंशंस नहीं थे जैसे आज पाकिस्तान के अंदर है। बलोच अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलग लड़ रहा है, सिंध को लग रहा है पंजाब उसका पानी छीन रहा है, और साथ ही साथ एक राजनीतिक द्वंद्व भी चल रहा है। लोगों को लगता है कि सेना ने राजनीतिक सत्ता हथिया ली है परोक्ष रूप से, और इमरान खान के समर्थक उनके बाहर निकलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान की तुलना यूक्रेन से करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ठीक है। और सर ये जिस तरीके की स्थिति भीतर ही पाकिस्तान में बन रही है, दुनिया तो आपने बता ही दिया कैसे कोई भी उस रूप में, जैसे रूस यूक्रेन की स्थिति में यूक्रेन के साथ एक बड़ा हिस्सा दुनिया का खड़ा हुआ था, वैसे कोई पाकिस्तान के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि फिर जो स्थितियाँ बनेंगी और खुद अपनी घरेलू राजनीति और अपनी ही अलग अलग प्रांतों में जनता के गुस्से का जो पाकिस्तान की सरकार और सेना को शिकार होना पड़ रहा है, नतीजा क्या सर? पाकिस्तान खंड खंड। देखिए, पाकिस्तान एक कृत्रिम राष्ट्र है जिसको सेना ने जोड़ के रखा है। पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो काफी बड़ी हैं,
पाकिस्तान का निर्माण एक टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत हुआ, जिसमें कहा गया कि इस उपमहाद्वीप के मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। लेकिन आज तक पाकिस्तान ये परिभाषित नहीं कर पाया है कि मुसलमान कौन। 53 से लेकर वहां पे फिरकों के बीच में लड़ाई हो रही है। पहले अहमदियास को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया, उसके बाद अब इस्माइली, शिया आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। बलोच, पख्तून, सिंधी एथनो नेशनलिस्ट फाइट्स चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कोशिश की कि हम लोग पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिंधी नहीं है, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। पर ये जो लॉजिक था ये चला नहीं। आज बलोच अपने अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपने पख्तून राइट्स की बात कर रहा है, और सिंध में भी अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी ताकतें जो है सर उठा रही हैं। आर्थिक रूप से अब पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है। साथ ही साथ मजहब पर ज्यादा फोकस करने के कारण वहां कट्टरपंथी शक्तियां भी अपना सिर उठा रही हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको तालिबान का समर्थक है, वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे एक शरिया लॉ होना चाहिए, शरिया के अनुसार चलनी चाहिए, खिलाफत स्थापित होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी टकराव है वो बहुत सारे चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस विचारधारा के अंतर्गत निर्माण हुआ था वो विचारधारा ही गलत थी, और इसलिए पाकिस्तान का बिखराव तो अवश्यंभावी है। कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर प्रश्न होते हैं और उठते रहते हैं। ये सही कह रहे हैं सर आपकी, वो देखना होगा वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन होना तो तय है। और उसी से बचने के लिए जो वही आखिरी पैतरा, वो 3A जिनके सहारे हमेशा से पाकिस्तान को बताया गया है, एक अल्लाह है, आर्मी है, अमेरिका है। अमेरिका तो पहले ही पाकिस्तान का हाथ जो है वो छोड़ चुका है, पाकिस्तान को झटक चुका है, और जो आर्मी है उसकी पोल किस तरीके से कमजोरी के तौर पर खुल रही है वो भी देश दुनिया सब देख रहे हैं। और साथ ही साथ अब वही धर्म, मजहब, अल्लाह, उसी के भरोसे पाकिस्तान नजर आ रहा है। और ये जो भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचों पर वार किया है, आतंक के ढांचों को निस्तु नाबूद किया है, देखिए यहां पर भी जो पैतरा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है अपने लोगों को एकजुट करने के लिए, अपनी सेना को मजबूती देने के लिए, वो अब उसका प्रोपेगेंडा वो इसी तरीके से आगे बढ़ा रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल थे, हमारे जो मरकज थे, उन पर निशाना साधा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पूर्व मार्शल ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। हमारी सैन्य ताकत खराब हालत में है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व मार्शल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हम भारत के सामने नहीं टिक पाएंगे, ये खुद पाकिस्तानी सेना के ही अधिकारी कह रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी पाकिस्तानी सेना के, और ये उनके बयान है जो सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है। उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। देखिए ये पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी जो खुद ये आकलन अपने देश के लोगों को बता रहे हैं, जो दुनिया सुन रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। और यही बात तो नीरज राजपूत पहले दिन से हम और आप भी देश दुनिया को बता रहे हैं कि भाई सीधी सैनिक क्षमता के हिसाब से पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा की यही कहानी रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान, जिसने दिल में हिंदुस्तान से दुश्मनी पाल रखी है, हिंदुस्तान के लिए जो नफरत रखता है, धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान की जो दरार है उसको और बढ़ाने का जो काम करता है, आखिर में वो क्या करता है? सीधी लड़ाई लड़ने की उसके पास ताकत कुव्वत है नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद और प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है, और उसी का तो खात्मा हम करना चाह रहे हैं। नीरज, रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पाकिस्तान है, जो चाहे उसकी सेना हो, बहुत कम है। उसको पता है कि भारत के साथ कन्वेंशनल यानी पारंपरिक युद्ध में वो जीत नहीं पाएगा, आमने सामने की युद्ध नहीं जीत पाएगा। इसलिए हमने देखा कि उसने टेररिज्म का इस्तेमाल किया, छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल किया पिछले 3-4 दशक में। उसको भी भारत ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया। पहलगाम नरसंहार से पहले हम लोग देख रहे थे कि 4-5 साल तक पूरा कश्मीर में जो था आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की गई। अब जो ये कोशिश की गई है रोमाना, ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है पाकिस्तान की तरफ से। सब कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी कि सीधे लड़ाई ना लड़के ये इस तरह से जो ड्रोन्स के जरिए अटैक्स किया जाए, मिसाइल के जरिए अटैक किया जाए, आमने सामने ना किया जाए, तो इसको सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का नाम दिया जाता है।
मिलिट्री टर्म्स में, लेकिन भारत की तरफ से ही आप ये देखना कि किस तरह से इस युद्ध को भी ये ड्रोन्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये ड्रोन्स की या मिसाइल की जो पार्ट्स हैं, डेब्रीज हैं जो गिरी हुई हैं जैसलमेर में, चाहे पठानकोट में या फिर सिरसा में, अमृतसर में हमने देखा, तो ये सारी जो है ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है, लेकिन भारत इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े एयरबेस हैं जहां से ये कार्रवाई की जा रही है, यानी कि ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं या मिसाइल फायर की जा रही है, उन सब पर भी भारत की हो रही है बड़ी कार्रवाई, चाहे वो सरगोदा हो या फिर रावलपिंडी हो, चकलाला हो, इन सब की जगह पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रुमाना, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत दे रहे हैं। देखिए, इस बीच नीरज, जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक तरफ एनएसए हैं, अजीत डोभाल जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात चल रही है। अच्छा, इससे पहले हमने दर्शकों को बताया था कैसे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं, और अब इंतजार देश को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं रोज हो रही है। ऐसे में 10:30 बजे का समय था, लेकिन अब 10:50 के आसपास का समय हो रहा है, मतलब 20 मिनट की देरी अभी तक हो चुकी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए की एक अहम बैठक चल रही है, हो सकता है, बहुत मुमकिन है इसी वजह से ये देरी फिलहाल। नीरज, ये उसी के चलते ही हो रही है रुमाना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद एनएसए अजीत डोभाल जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, उसी के चलते जो है ये थोड़ा सा विलंब हम लोग देख रहे हैं। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से। नीरज, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।